ओम हम सही मान के कैलकुलेशन कर रहे थे 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर बराबर 1 ओम, और इसी पे काम कर रहे थे। तो हम लोगों का लेवल अभी तो क्लास आपका आईआईटी और नीट का है, छोटे बच्चों का सिलेबस है। हम इसी बेस पे कुछ और काम कर रहे थे। काम क्या कर रहे थे? सुपर कंडक्टर को हम डेवलप कर रहे थे। और कहाँ पे डेवलप हो रहा था? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इसी आपके शहर में। और कौन कर रहे थे? प्रोफेसर विपिन कृष्ण अग्रवाल। कब कर रहे थे? 29 अगस्त 1947। उनके साथ में ब्रिटेन के एक लोग और थे, उनका नाम था के ओन्स। तो इन दोनों लोग मिलकर सुपर कंडक्टर पे थ्योरी बना रहे थे, काम कर रहे थे। और पहला सुपर कंडक्टर क्या है? मरकरी। किस टेम्परेचर पे? 4.2 केल्विन -269 पर मैंने पहला सुपर कंडक्टर मरकरी को पाया। मतलब सुपर कंडक्टर का मतलब है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, और सारे इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएगा तो देयर इज नो रेजिस्टेंस और इनफाइनाइट करंट हमें मिलेगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल है, जो जितने भी डायमैग्नेटिक हैं सुपर कंडक्टर हो सकते हैं। तो डायमैग्नेटिक नेचर होता है सुपर कंडक्टर का, एंटी मैग्नेटिक नेचर होता है। तो बच्चों जो बात कर रहा हूँ मैं, तो जो प्रोफेसर विपिन कृष्ण अग्रवाल थे, जब ये ओम वाला कॉन्सेप्ट लेते थे तो थोड़ा डेविएशन हो रहा था थ्योरी में, तब इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। और जब मॉडिफाई कर दिया तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट है, जैसे अभी ओम है, तो इसको उन्होंने चेंज किया। जब उन्होंने अपनी वैल्यू रख के निकाला तो 1 ओम से थोड़ी डिफरेंट वैल्यू आई। अब जब डिफरेंट वैल्यू आई तो कोई दूसरा होता तो अपना नाम लिख लेता। उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि वो हमारे इस देश के, इस जगह के थे। ह्यूमन वैल्यू थी उनके अंदर कि ओम ने काफ़ी काम किया होगा, तो मॉडिफाई करके और उन्होंने एक नया नाम दे दिया जो सही हुआ, और उसको हम लिखते हैं 1 इंटरनेशनल ओम। क्या लिखते हैं? इंटरनेशनल ओम। ये मॉडिफिकेशन है रेजिस्टेंस की थ्योरी में। टेम्परेचर के रिगार्डिंग थोड़ा सा चेंज किया गया था। आपके सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन ये है जो लिख रहा हूँ। तो बच्चों 1 इंटरनेशनल ओम, तो एक है 1 इंटरनेशनल ओम और एक है ओम। तो एक बार पेपर में मैंने देखा था, KVPY में पूछा था कि इंटरनेशनल ओम होता है ओम से छोटा, ओम से बड़ा, ओम के बराबर, ये सवाल था। तो 1 इंटरनेशनल ओम बच्चों बड़ा होता है 1 ओम से। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसकी वैल्यू क्या है? हम लिख देते हैं 1 इंटरनेशनल ओम। ये सब हमें आना चाहिए, पेपर में पूछ सकता है। 1 इंटरनेशनल ओम, ओम इक्वल टू 1.0048 ओम। मतलब बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, पर है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन है। तो दिस इज इक्वल टू 1.0048 ओम। तो बच्चों ये तो रेजिस्टेंस की बात हो गई, ओम और इंटरनेशनल ओम हो गई, इसकी यूनिट हो गई। मेन पॉइंट यहाँ तक है। कंडक्टेंस की बात अब कर लिया जाए। कंडक्टेंस, अब कंडक्टेंस की बात करेंगे। भी आप लोगों ने कंडक्टेंस को क्या समझा था बताइए? हाँ, कंडक्टेंस जी, इट इज बिल्कुल करेक्ट था कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो लिख लो फिर इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों मैं G बराबर लिखूंगा 1/R, G बराबर 1/R। अब इसकी हमें यूनिट लिखनी है। यूनिट क्या लिखोगे? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स लिखा जाए। 1/R माने 1/ओम हो गया ना, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स होगा। अब इस ओम का कायदे से इनवर्स कर दो, सही से। सही से मतलब जब उल्टा इसका करोगे तो बाद वाला पहले आ जाएगा ना। देखो कैसा इन्वर्स हो रहा है, और पहले वाला बाद में आ जाएगा। तो कभी कभी मो लिखा जाता है। तो अगर लिखा जाए कि मो किसका यूनिट है, तो कंडक्टेंस का। इनका नाम क्या था?
साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। तो जो इनका सरनेम ओम है वो तो पहले दे दिया रेजिस्टेंस को, अब दूसरा नाम इनको देना पड़ा, तो अपने ही नाम का ओम के पहले वाला साइमन इसकी यूनिट हो गई। तो साइमन इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। अब आगे कुछ और लिखे होते तो जॉर्ज भी लिखते, लेकिन कुछ लिखे ही नहीं। तो बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइमन। तो कभी कभी पूछा जाता है कि साइमन किसकी यूनिट है, तो साइमन किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की। नीट के पेपर में पूछा था कि साइमन किसकी यूनिट है, साइमन इज़ द यूनिट ऑफ। बच्चों ये यूनिट की बात हो गई। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। अब देखो रेजिस्टेंस, बच्चों रेजिस्टेंस हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। एक रेजिस्टेंस होता ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, ओबे ओम्स लॉ। अब उसका नाम ही जब ओमिक है तो ओम लॉ ओबे करेगा तभी तो ओमिक है, ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओबे करे तो उसे हम बोलेंगे ओमिक रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में बस कंडक्टर लिख दो, क्योंकि ओम ने कंडक्टर ही लिखा था बस। तो जितने भी कंडक्टर हैं वो सब ओम लॉ को ओबे करेंगे। अब ओम लॉ को ओबे करेंगे तो हम ओम लॉ को कैसे दिखाएं। बच्चों ओम लॉ को ओबे करने का ये मतलब हुआ कि व्हेन यू इंक्रीज करंट बढ़ाना है तो वोल्टेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई करंट बढ़ाओगे तो डिफरेंस तो बढ़ेगा, लेकिन वो डिफरेंस कैसे बढ़ेगा, अपोज करने का नेचर कैसे बढ़ेगा। तो अपोज करने का जो नेचर है वो तो उतना ही रहेगा, तो वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, लीनियरली। अगर ये लीनियरली बढ़ेगा तो इसका मतलब अपोज का नेचर बदला नहीं करंट पर। इट मीन्स जो रेजिस्टेंस है इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ करंट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर वो करंट का फंक्शन होता तो ये लीनियर ना होने देता, बदल देता। तो यहाँ पे बच्चों ये V और I का जो ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसे ही बनेगा, आउटपुट V है, इनपुट I है। अब हम लोग यहाँ पे एंगल लिखेंगे थीटा। ओमिक रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ है। अब यहाँ पे R का मान कांस्टेंट होगा, तो tan थीटा बराबर यू कैन पुट हियर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, और इसी को R लिखोगे और ये R का मान कांस्टेंट होगा। तो I और V का ग्राफ लीनियर है तो R का मान नहीं बदला, तो वो रेजिस्टेंस ओमिक है। एक एग्जाम्पल बच्चों लिख लो इसी पे, तो एक एग्जाम्पल लिख लो। देखो मैंने दो कंडक्टर लिया, अब एल्युमिनियम का स्लोप अलग होगा, कॉपर का स्लोप अलग होगा। अगर VI का ग्राफ बनाएं और पूछा जाए कि जितने मटेरियल हैं क्या सबका स्लोप इक्वल होगा, नहीं, हर मटेरियल का स्लोप अलग अलग होगा। अब यहाँ पे मैंने दो मटेरियल को लिया, ये वाले, ये एंगल यहाँ पे थीटा, ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा, ये V है और ये I है। ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2 बच्चों। तो क्वेश्चन लिखा जा रहा है इस प्रॉब्लम पे, इस ग्राफ पे, R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू, R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन साइन 2 थीटा, ऑप्शन बी cos 2 थीटा, ऑप्शन सी tan 2 थीटा, ऑप्शन डी cot 2 थीटा, cot 2 थीटा। अब लिखा कि R2 माइनस R1 किसके प्रोपोर्शनल है। मैं सलूशन भी लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते जाना। बच्चों कौन सा रेजिस्टेंस पहले है, R2 है,
अब आप बताओगे, सब लोग थोड़ा स्पीड मेंटेन कराओ। R2 माने ये वाला स्लोप ना 90 माइनस थीटा, और R1 माने ये वाला स्लोप थीटा। तो आप लिखोगे R2 माइनस R1। तो कौन लोग बताओगे बच्चों, R2 की वैल्यू बताओ जरा। tan थीटा की 90 माइनस थीटा, शाबाश शाबाश। R1 tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा माइनस tan थीटा। cot थीटा माने cos थीटा बाई sin थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। बच्चों ये एलसीएम उलसीएम अगर हो सके तो ले लें। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो आप लोग क्लास 6 में पढ़े थे, 6 11th में क्या पढ़े थे, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर तो cos 2 थीटा होगा। अब अगर वो cos 2 थीटा हो गया तो ये अलग अलग क्यों है, इनको भी ठीक कर दो। 2 से ऊपर और 2 से नीचे ना, sin थीटा cos थीटा। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 2 इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो बच्चों ये 2 तो रहने देना, और cos बाई sin 2 थीटा, हाँ cos 2 थीटा अपान sin 2 थीटा। तो वी गेट 2 cot 2 थीटा। तो ये वैल्यू आया 2 cot 2 थीटा। तो अगर R2 माइनस R1 की वैल्यू पूछा जाए, एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये लिखना। और अगर प्रोपोर्शनल पूछा है तो 2 कांस्टेंट है, तो cot 2 थीटा माने ये वाला ऑप्शन सही है। आखिरी वाला यही था क्या, हाँ यही वाला था। तो देखो ओमिक रेजिस्टेंस यही है, अगर सवाल पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा। बच्चों दूसरा नंबर लिखो, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, क्या लिखेंगे, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अब हम लिखेंगे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अब इसमें आप यही लिखोगे कि डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। अगर मैंने लिखा है कि ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा, तो बच्चों आपके दिमाग में कुछ बात तो आ ही गया होगा। ओम्स लॉ ओबे करेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, और अगर ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा। कुछ तो दिमाग में बात आ रही है ना। ओम लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, स्लोप कांस्टेंट था, और यहाँ पे बोला है कि नॉन ओमिक, इसका मतलब इसका स्लोप वेरिएबल होगा, और अगर वेरिएबल होगा तो रेजिस्टेंस फिर कांस्टेंट नहीं होगा, और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर रेजिस्टेंस डायनामिक होगा। तो इसका मतलब ऑल द सबस्टेंस हैविंग ए डायनामिक रेजिस्टेंस नोन एज नॉन ओमिक। तो नॉन ओमिक का मतलब डायनामिक रेजिस्टेंस। अब ये डायनामिक कब हुआ, डायनामिक कैसे हुआ, तो डायनामिक रेजिस्टेंस हम क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब डायनामिक ये तभी होगा जब ये कई चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर कोई केवल इतना ही सोचता है कि मेरे को रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, बस मकान घर द्वार, उससे आगे उनको कुछ नहीं चाहिए, तो उनका जीवन स्टाइल में कोई चेंज नहीं होगा।
वो अपना आराम से घूमेंगे, टहलेंगे, सोएंगे, देश पे लोड बन के रहेंगे, हाँ वो रहेंगे। और अगर उसके दिमाग में ये भी है कि हमें जीवन मिला है, हम कुछ करें, कुछ और भी सोचें, कुछ और भी चेंज हो जाएं, तब वो क्या करेगा, न्यूज़पेपर भी पढ़ेगा, देश दुनिया की कहानी को भी समझेगा, लोगों के बारे में भी सोचेगा और लोगों का रिस्पेक्ट भी करेगा या और लोगों के बारे में भी रीड करेगा। तो इसका मतलब वो कई चीज़ों पे डिपेंड हो रहा है, तब उसका नेचर बदलने लगेगा। तब उसमें क्या होगा, रोज़ का रोज़ कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे जब एग्ज़ाम आता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हो, तो डायनामिक हुआ कि नहीं। और एग्ज़ाम जब दूर है तो खूब आराम से सो रहे हैं, किताब कापी किनारे पड़ी है, पता चला नोट्स क्लास में गायब हो गया, 4 दिन बीत गया, पता ही नहीं चला है कि नोट्स कहाँ चला गया। 15 दिन बाद ढूंढ रहे हैं कि मेरा नोट्स कहाँ चला गया। हाँ, एक दिन एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बोला सर हमारा नोट्स कहाँ चला गया, क्लास में छूट गया, उसमें मैंने सब लिखा था। मैंने कहा कि किस डेट का था तो बताओ, तो मैं उसको ढूंढवा दूँ, अगर कोई बच्चे का पास होगा तो मिल जाएगा कैमरे में। तो उसके साथ एक बच्चा और था, तो वो बड़े देर तक सोचा, तो बोला कि सर लगभग 1 या 2 तारीख का रहा होगा। और मैं समझ गया। मैंने कहा कि तुमको आज नींद खुली है, जब टेस्ट आया तब नींद खुली है, अब नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। तो वही है, तो वही बच्चों, तो उसमें क्या है, वेरिएबल नेचर है, तो वो डायनामिक रेजिस्टेंस हुआ। अब देखो, अब ये कई चीज़ों पे डिपेंड करेगा, और जब डायनामिक रेजिस्टेंस होगा तो हम इसको R के बाद D लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखने का तरीका है। तो RD बराबर हम dV/DI नहीं लिखेंगे ना, अब हम लिखेंगे ∂V/∂I, पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि हमें लगाना तो VIR ही है, तो उसमें मेरे को पार्शियल डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। पार्शियल तभी लगता है जब वो कई चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जैसे आपको पढ़ा रहा था कि पोटेंशियल x/y/z का फंक्शन है, तो dV/dx तो नहीं लिखा, ∂V/∂x लिखा। तो पार्शियल तभी लगता है जब कई चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अब ये कई चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैं केवल एक को पढ़ूंगा, किसको, करंट को, तो उसे लिखा गया ∂V/∂I। अब आप लोग छोटे बच्चे हो, इसलिए आप इसको यही समझ लो, dV/dI। बच्चों का सिलेबस, बड़ों का सिलेबस होता ये है। मैंने सेमीकंडक्टर में लिखाया था, याद आ रहा है, ऐसे लिखवाया था। अब यहाँ पे आपको इस समय ये नीचे वाला यूज़ करना है, तो न्यूज़ ये करना है। तो डेल्टा कब लगाते हैं और डी कब लगाते हैं? डेल्टा तब लगाते हैं जब ओमिक है, और डी तब लगाते हैं जब नॉन ओमिक है। उसमें देखो, इसके पहले वाले में डेल्टा लगाया होगा, देखा है कि नहीं? हाँ, देखते रहा करो क्या लिखे हो। बच्चों कुछ एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल आप बताएं जो नॉन ओमिक हो। आपको बताना तो पड़ेगा ही। एग्जाम्पल इधर कुछ बीच बीच में कोई कथा सुना रहे हैं एक दूसरे को, बताओ एग्जाम्पल क्या हुआ, क्या क्या एग्जाम्पल बता रहे हैं? सेमीकंडक्टर, बच्चों सेमीकंडक्टर हुआ, और सेमीकंडक्टर तो सही है ही है। दूसरा आपका जो सुपर कंडक्टर है वो भी नॉन ओमिक है, वो भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, सुपर कंडक्टर ये भी है। और बच्चों आप लोगों ने सेल पढ़ा है, उसका इलेक्ट्रोलाइट, वो भी ओम के लॉ को ओबे नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइट है। और ट्रांजिस्टर, खैर ये भी सेमीकंडक्टर ही है, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, डिवाइस का नाम लिखें तो डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, बहुत सारा डोड। अब जगह ख़त्म हो गया। ये सभी बहुत सारे ऐसे डायोड है, ट्रायोड है, पेंटोड है, बहुत सारा है। तो ये बच्चों इतने हमें हमारे दिमाग में आना चाहिए।
आप लोगों के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा था कि थर्मिस्टर क्या है, तो थर्मिस्टर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। ये थर्मिस्टर 2 एग्ज़ाम में कंटिन्यूस पूछा गया। क्यों पूछा गया कि समय हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का थर्मिस्टर का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बच्चों ये डायनामिक रेजिस्टेंस और देयर विल सम एग्जाम्पल ऑफ द डायनामिक। अब हमने थर्मिस्टर पे टिक करा दिया, इसको आप हटा दीजिए, नहीं आपको लगेगा कि लगता है कि इतने ऑप्शन में एक सही है। हम बच्चे ऐसा समझ सकते हैं कि सर इतना ऑप्शन लिखवाए थे और उसमें एक सही था, इसलिए मैंने सब हटा के सबको सही कर दिया। चलो बच्चों अब एक सवाल लिखो। अब एक हम ग्राफ दिखाते हैं। इधर हम करंट दिखा रहे हैं I और V, और इधर हम वोल्ट दिखा रहे हैं V। और ये कर्व है, ये कर्व है पैराबोलिक। ये पैराबोला है और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है। एक ये दिया है, एक ये दिया है। बच्चों ये 4 वोल्ट है। इस 4 वोल्ट पे 10 मिली एम्पियर करंट है, करंट मिली एम्पियर में है, और ये वोल्ट है। तो अगर 4 वोल्ट पे करंट 10 मिली एम्पियर है, हाँ जैसा दिया है, तो सवाल में दिया जा रहा है कि 9 वोल्ट पे रेजिस्टेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन में लिखा, देखो पहले तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस है, तो नॉन ओमिक हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड रेजिस्टेंस एट 9 वोल्ट। एट 9 वोल्ट, 9 वोल्ट पे कितना रेजिस्टेंस होगा ये पूछा है। तो बच्चों सवाल है रेजिस्टेंस एट 9 वोल्ट। देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तैयार हो गए? हाँ देखो मैं सवाल पूरा लगाऊंगा। बच्चों वहाँ पे पैराबोला है और जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ देखो एक्सिस को टच किया है ना। अगर ये एक्सिस को टच किया है तो ये यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला नहीं है, यस बराबर हाफ एटी स्क्वायर वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग स्लोप 0 है। तो हम इसे फिर डायरेक्ट लिखेंगे आई बराबर के वी स्क्वायर हैविंग v पावर 2, बिकॉज v साइड में देखो इधर भी है तो सिमेट्री लोगे तो इधर भी आएगा, तो v का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आने की पॉसिबिलिटी है। तो v में पावर क्या आना चाहिए? 2। कैसे जाना v में पावर 2 आना चाहिए? ऐसे ही तो जाएगा ना पैराबोला, तो प्लस में भी है और माइनस में भी है। इसका मतलब अगर हम कंप्लीट पैराबोला बना दूं तो v के 2 वैल्यू आएंगे, एक 0 के उस पार एक इस पार, तो इट हैव 2 डिफरेंट वैल्यू सो दैट v पावर 2। करंट का तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए I का पावर 1। ऐसे पता लगा लेते हैं कि कैसा ग्राफ होगा। अब मैंने I बराबर के वी स्क्वायर लिखा। एक चीज़ दिया है एट v बराबर 4 वोल्ट। बच्चों v बराबर 4 वोल्ट पे वैल्यू मैं लिखूंगा, आप देख लो। I है 10 मिली एम्पियर, राइट, और k तो नहीं पता है 16, तो यू नो k इक्वल टू
10/16 इंटू 10⁻³ बिकॉज के इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के वैल्यू तो आनी चाहिए ना। कांस्टेंट तो मैंने ही माना है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो तो आना चाहिए। वो इसीलिए एक वैल्यू दिया था कि आप उस इक्वेशन में जब रखोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब मैंने कांस्टेंट तो निकाल ही लिया। अब बच्चों लोग अब सुनो, डायनामिक रेजिस्टेंस हमें निकालना है। हियर इक्वेशन देखो, I बराबर KB²। नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट इन बोथ द साइड, D निकालना पड़ेगा यहाँ। अब आप डिफ्रेंशिएट करो तो DI, आगे का बोलिए 2K V और DV, तो 1/2KB बराबर dV/DI। dV/DI इज दिस नथिंग, दिस इज द रेजिस्टेंस। और किस करंट पे पूछा है, किस वोल्ट पे पूछा है, एट V बराबर 9 वोल्ट। अब आपको जो भी वोल्ट पे पूछा वो वोल्ट रख लो। K का मान आता है, R का मान निकल जाएगा। तो बच्चों V बराबर 9 वोल्ट पे अब हम निकालेंगे। तो जब V बराबर 9 वोल्ट लिख दोगे तो R का मान आ जाएगा 1/2K। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? दिस इज इक्वल 10⁻² एंड नाउ 16। ऊपर चला गया V का मान। हाँ बच्चों V का मान चाहिए ना, अभी आपको V भी तो लिखना था, कहाँ चला गया? ये है V माने 9। अब आप ये लिखोगे 8/9 इंटू 10⁻²। वैल्यू क्या होगा? 800/9 ओम। सही है बच्चों लोग? तो ये रेजिस्टेंस हो गया 800/9। तो डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, समझ आया? चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब ओम के लॉजिक से इतनी बात हम लोग समझ गए। अब हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को मैं सोचने लगा। तो बच्चों बिग क्वेश्चन, बड़ा सवाल ये है कि रेजिस्टेंस है क्या। अब रेजिस्टेंस को हम ये समझ रहे हैं अभी कि ये कोई प्रॉपर्टी है, और कैसी प्रॉपर्टी है, करंट का अपोज करती है, और करंट का कोई कम अपोज करेगा, कोई ज़्यादा अपोज करेगा। ये तो जान गए कि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, पर ये जानना है कि ये आया क्यों। हमें ये जानना है कि आया क्यों, और जब हम जान जाएंगे कि इसके आने का कारण क्या है, तो मेरा टारगेट क्या होगा, रेजिस्टेंस को कम करना। जब हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे तब आउटपुट बढ़ेगा। तो पहले तो ये जानो कि रेजिस्टेंस है क्या, फिर ये आया क्यों, तब तो कम करके कुछ हम बना पाएंगे। पहले तो मेरे को ये समझना है कि बच्चे को आलस्य क्यों इतना आ रहा है, आलस्य आने का क्या कारण है। पढ़ते समय उसको आलस्य आ रहा है और अभी घूमने का नाम ले लिया जाए तो सारा आलस्य गायब हो जाता है। तो इसका कारण तो जानना पड़ेगा ना, कि घूमने में तो बहुत तेज है, घूमने का नाम सुन ले तो इसको नींद गायब हो गई, रात भर सबको उठा रहा है, करे टाइम हो गया, चलो ट्रेन पकड़ा जाए। और जब पढ़ाई का नाम है तो सब लोग मिलके उठा रहे तो नहीं उठ पा रहा है। तो ये तो जानने की ज़रूरत पड़ेगी ना कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या है और क्यों आया। तो दिस इज़ द वेरी बिग क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो कभी बाजार में मिलता नहीं कि हम कहीं से लाके दिखा दें। रेजिस्टेंस तो तार के अंदर होता है, तार में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कोई फिजिकल बॉडी तो है नहीं, फिजिकल बॉडी तो तार है और तार में रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि हम बाज़ार में जाएंगे तो बोलेंगे रेजिस्टेंस दे दो। हाँ,
तार में रेजिस्टेंस है। तो प्रॉपर्टी है ना रेजिस्टेंस। फिजिकल बॉडी तो वायर है, फिजिकल तो तार है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है। उसे हम अब थोड़ा समझना शुरू करें कि रेजिस्टेंस क्या है। जब जान जाएंगे तो कम कैसे करेंगे वो भी सोचेंगे। तो बच्चों, इसको समझने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक थियरी ले रहे हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आपको भी बताएंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कैसे जानेंगे, पूरी कहानी समझाएंगे अब आपको। चलो उस कहानी को समझने के लिए शुरू करते हैं। ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इसका अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है, कैपिटल है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। कैपिटल ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ज्योमेट्री पहले लिख रहा हूँ। अगर एल की ज़रूरत पड़ेगा तो एल इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। बच्चों, जो भी ये कंडक्टर होगा, जो मेटल है, उसमें स्मॉल n होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, नंबर डेंसिटी जिसे बोलते हैं। अभी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कंडक्टर। एल्युमिनियम में अलग होगा, कॉपर में अलग होगा, सिल्वर में अलग होगा। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसका पैसा ज़्यादा है, उसका रेजिस्टेंस कम है, इसीलिए अलग अलग तार के अलग अलग पैसे लगते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, एक हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। एवरेज माने टाइपिकल वैल्यू। तो ये अगर नहीं दिया है तो हम 10⁻29 लेते हैं। तो मेटल में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है। बच्चों, नहीं दिया है तो ये ले लेना। पेपर में नहीं दिया तो भी हम ले लेते हैं, वैसे क्वेश्चन पेपर में देगा, नहीं दिया तो हम यही लेते हैं। अब इस वायर में इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक लिखो मत, करंट इलेक्ट्रिक ही है, करंट। बच्चों, आई का फार्मूला आपने पढ़ा था ना, कोई फार्मूला कल ही तो पढ़ा था। आई बराबर NeAV। अगर मैं रूम टेम्परेचर पे बात करूं, एट T बराबर 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर पे, और इसका मैं स्पीड निकालूं इलेक्ट्रॉन का, कौन स्पीड निकालूं? थर्मल, थर्मल स्पीड। थोड़ा इधर करता हूं। बच्चों, थर्मल स्पीड निकालूं तो आपको थर्मोडायनामिक्स मैंने पढ़ाया है, और थर्मल स्पीड होता 3 kT/m। और अगर 3 kT/m निकालूं तो इलेक्ट्रॉन का मास है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब बताइए, करंट में मेरे को क्या क्या चाहिए? N चाहिए। N है कि नहीं? हाँ नहीं में जवाब दो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कि नहीं? एरिया है कि नहीं? वेलोसिटी है कि नहीं? करंट आएगा कि नहीं? इसका मतलब इसमें करंट आएगा। अगर इसमें करंट आएगा, इसका मतलब कोई लोहा रख देंगे तो उसमें करंट आएगा। तो जितने सरिया लगी है खिड़की उड़की में, सब में करंट आ रही है। जाओ बल्ब टांग दो, उसी में जलने लगेगा। क्या ऐसा होगा? अगर ये पेन मेटल है तो इस पेन में N है,
इस पेन में ई है, इसमें ए है, इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वेलोसिटी वी है, तो सब। क्या इसमें करंट मिलेगा? करंट इसमें नहीं मिलेगा। सब कुछ है तो फिर करंट क्यों नहीं है? होना चाहिए ना करंट, लेकिन करंट क्यों नहीं है? करंट ना होने का कारण बच्चों, इतना सब होने के बाद करंट I बराबर NeAV, यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ, उसी के आगे बराबर 0, करंट 0 आ गया। सब है लेकिन फिर भी करंट 0 है। क्यों? क्योंकि ये जो थर्मल स्पीड है, वो थर्मल स्पीड बच्चों रैंडम स्पीड है। ये जो रेगुलर स्पीड नहीं है, थर्मल का मतलब रैंडम है, ये रैंडम है। थर्मल स्पीड माने रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन है। अब इसमें 0 होने का रीज़न क्या है वो समझा रहा हूँ आपको। 0 क्यों है? देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर भगा जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भगा जा रहा है, जिनका जिधर मन आ रहा है उधर ही चले जा रहे हैं, कोई नियम नहीं है, सब इधर उधर भाग रहे हैं। और जब इधर उधर भाग रहे हैं तो इसमें थर्मल स्पीड तो 0 नहीं है, बहुत ज़्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकंड है। ये बहुत ज़्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसमें जो नहीं है वो एवरेज वेलोसिटी नहीं है। तो इसका मतलब करंट भी नहीं है, एवरेज वेलोसिटी भी नहीं है। तो बच्चों ये करंट आने का कारण क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का होना। अगर एवरेज वेलोसिटी है तो करंट आएगा। इसमें करंट नहीं आया, क्यों नहीं आया? वेलोसिटी तो था लेकिन वो एवरेज वेलोसिटी नहीं था। इसका मतलब हम चाहते हैं कि करंट नॉन 0 हो तो एवरेज वेलोसिटी नॉन 0 हो। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो तो एवरेज रोज़ पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो, सिलेक्शन होगा। पता चला एक दिन पढ़े, 2 दिन सोए, 3 दिन घूमे तो सिलेक्शन नहीं होगा। यही होगा जो हुआ, I का मान 0, रिजल्ट बराबर 0। यहाँ से मेरे को समझ आ रहा है कि इतना ज़्यादा स्पीड होने के बाद भी करंट नहीं आ रहा।